नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहां है राजनाथ सिंह, सियासी हलचल के बीच उठे सवाल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि फिर आंदोलन तेज कर रहे हैं किसान, देश भर में राजभवन के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भाजपा सरकार को घेरने उतरी कांग्रेस, दिग्विजय सिंह समेत 30 लोगों पर मामला हो गया दर्ज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार कोरोना को रोक पाने में फेल हो गई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहां है राजनाथ सिंह, सियासी हलचल के बीच उठे सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले 3 हफ्ते से जारी सियासी अटकलों और चर्चाओं के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तमाम कयास लगाए जाते रहे। वहीं इन सब के बीच यूपी की सियासत के सबसे बड़े चेहरों में से एक राजनाथ सिंह पूरे परिदृश्य से बाहर दिखे। सीएम योगी ने दिल्ली आकर पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की, लेकिन राजनाथ सिंह इन सब के बीच कहीं नजर नहीं आए। हाँ, उनका एक ट्वीट जरूर सामने आया था, जिसमें उन्होंने सीएम योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। क्या राजनाथ सिंह सक्रिय होने नहीं चाहते या इसकी वजह कुछ और है? इस सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे ने एनबीटी ऑनलाइन को बताया, 2000 में राजनाथ सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। राजनाथ सिंह ने मुख्य रूप से केंद्र की राजनीति में खुद को स्थापित किया है। ऐसा बीजेपी के जानकार कहते हैं कि 2017 में योगी का मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने समर्थन किया था। डिफेंस कॉरिडोर को लेकर बुंदेलखंड में विकास हो रहा है। कोरोना काल में भी लखनऊ में डीआरडीओ ने कोविड अस्पताल बनाया था। राजनाथ सिंह यूपी में सक्रिय तो हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है। वह इसलिए भी ज्यादा सक्रिय नहीं होना चाहते कि इससे एक संदेश जाएगा कि एक समानांतर नेतृत्व उभर रहा है। दोनों ही ठाकुर वर्ग से आते हैं। बीजेपी के मतदाताओं में गलत संदेश जाने की संभावना रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर आंदोलन तेज कर रहे हैं किसान, देश भर में राजभवन के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, देश में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलन पर बैठे किसान एक बार फिर इसे तेज करने की तैयारी में है। किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि 26 जून को देश भर में राजभवनों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। 26 जून के इस दिन को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिन के रूप में मनाएंगे। इस आंदोलन के दौरान काले झंडे दिखाकर भी किसान अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में किसानों का एक दल राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगा और उन्हें अपने मांगों का ज्ञापन सौंपेगा। यह आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश के कई राज्यों में किसान करेंगे। किसान संगठन इस दिन को प्रदर्शन की रणनीति इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 26 जून साल 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था। किसान नेताओं ने इस दिन को चुनते हुए कहा कि आज भी आपातकाल लगा है पर अघोषित है, हमारी मांग सुनी नहीं जा रही है, नागरिकों के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर हमला किया गया है। अब तक राष्ट्रीय राजधानी में सीमाओं पर किसान विरोध कर रहे हैं। किसान 26 नवंबर से इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब भी किसान दिल्ली की बॉर्डर पर टेंट लगाए अपनी मांग मानने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार से कई दौर में हुई बातचीत विफल रही है। सरकार ने लगातार किसानों से बात कर इस आंदोलन का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन किसान इस बिल की वापसी पर अड़े हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी साफ कर दिया कि सरकार तीनों कृषि कानूनों के अलावा किसी भी मुद्दे पर किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भाजपा सरकार को घेरने उतरी कांग्रेस, दिग्विजय सिंह समेत 30 लोगों पर मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को देश भर में पेट्रोल पंपों के बाहर जमकर प्रदर्शन की ठानी। पार्टी कार्यकर्ताओं सहित पार्टी के बड़े नेताओं ने भी इस प्रदर्शन में जोर लगाया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कई नेताओं पर मामला भी दर्ज हो गया है। भोपाल में धरना प्रदर्शन दिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा सहित 30 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। एएसपी अंकित जायसवाल ने बताया है कि कांग्रेस के नेता पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांगों को लेकर पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर रहे थे। सभी पर आईपीसी धारा 188 और 145 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रदर्शन के दौरान कहा, उत्पाद शुल्क में कटौती करके ईंधन की कीमतों में कम से कम 25 रुपए की कटौती की जा सकती है। वे लोग कहां हैं जो कभी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर यूपीए सरकार की आलोचना करते थे? ईंधन की बढ़ती कीमतों के साथ उपभोक्ता सामान भी महंगा हो रहा है। बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया था कि पार्टी पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ 11 जून को विभिन्न पेट्रोल पंपों के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में उसके हजारों कार्यकर्ता भाग लेंगे।
उन्होंने कहा था कि इस विरोध प्रदर्शन में कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुकुल रॉय के बाद एक सांसद और 3 विधायक भी छोड़ सकते हैं बीजेपी, टीएमसी में होगी घर वापसी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को बीजेपी को बड़ा झटका लगा। मुकुल रॉय बीजेपी छोड़कर एक बार फिर से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए। लेकिन बात यही नहीं रुकी। कहा जा रहा है कि कई और बीजेपी नेता भी फिर से टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। इस बात को और बल तब मिला जब बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की बुलाई बैठक में पार्टी के सांसद शांतनु ठाकुर और 3 अन्य विधायक नहीं पहुंचे। दरअसल बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर और 3 अन्य विधायक शुक्रवार को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की जिला संगठनात्मक बैठक से दूर रहे, जिससे बीजेपी में दलबदल की संभावना की अटकलें तेज और हो गई। ये घटनाक्रम उस दिन हुआ जब पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने टीएमसी में वापसी की। बता दें कि प्रभावशाली मतुआ समुदाय के एक प्रमुख सदस्य सांसद शांतनु ठाकुर विधानसभा चुनाव से पहले ही बंगाल में सीएए कानून को लागू करने को लेकर बीजेपी के रुख से असंतुष्ट हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की बुलाई बैठक में शामिल नहीं होने वाले पार्टी के 3 विधायक विश्वजीत दास, अशोक कीर्तनिया और सुब्रत ठाकुर हैं। इस मसले पर सवाल पूछे जाने पर दिलीप घोष ने कहा कि यह बैठक ज्यादातर पार्टी के मंडल अध्यक्षों और जिला कार्यकर्ताओं के को लेकर थी। उन्होंने कहा कि हमने सभी को आमंत्रित किया था, सांसदों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन मुझे बताया गया है कि वह दिल्ली गए हैं। गौरतलब है कि इस हफ्ते की शुरुआत में टीएमसी के नेता राजीव बनर्जी, जो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, वह भी कोलकाता में दिलीप घोष द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए थे। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब पाला बदल शुरू हो चुका है। बीते दिन बीरभूम और बर्धमान जिले से कई बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो गए। बीरभूम में तो बकायदा लाउडस्पीकर पर अनाउंस करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को छोड़ने वाली पार्टी को मायावती पर भरोसा, पंजाब में चुनाव से पहले हुआ अकाली दल और बसपा का गठबंधन। जी हां दोस्तों, पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। पिछले साल किसानों के मुद्दे पर भाजपा का साथ छोड़ने वाली पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने मायावती की पार्टी बसपा से गठबंधन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि शिरोमणि अकाली दल और बसपा ने गठबंधन किया है। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कृषि विधेयकों के विरोध में पिछले साल भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने की घोषणा की थी। पार्टी की कोर समिति की बैठक के बाद उन्होंने यह घोषणा की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना, कहा मोदी सरकार की लूट से तबाह हो गया देश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर देश को लूट रही है और ढहती अर्थव्यवस्था, आसमान छूती महंगाई और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी को रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस नेताओं ने भारत को लूट रही है भाजपा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि वह सच बोलने, सवाल पूछने और आलोचना से डरते हैं। उनके नेतृत्व वाली सरकार में हो रही लूट से देश मुश्किल हालात में पहुंच गया है, लेकिन इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सच से, सवालों से, कार्टून से वह सबसे डरता है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश की सकल घरेलू उत्पाद धराशायी हो रही है, बड़ी बेरोजगारी चरम पर है, ईंधन की कीमतें आसमान छू रही है और कितने तरीके से भाजपा देश को लूटेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि महामारी के दौरान मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2.74 लाख करोड़ रुपए के टैक्स वसूले। इस पैसों से क्या मिल सकता था? पूरे भारत को वैक्सीन, 718 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट, 29 राज्यों में एम्स अस्पताल और 25 करोड़ गरीबों को 6,000 रुपए की मदद, मगर मिला कुछ भी नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी है तो महंगाई है। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर किया देश भर में विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विभिन्न पेट्रोल पंप के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। कई जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी है तो महंगाई है की तख्ती के साथ प्रदर्शन किया। घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के निकट पेट्रोल पंप के पास पहुंचे दिल्ली में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली तत्कालीन संपर्क सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय कर 9.20 रुपए था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में इसके बढ़ाकर 32 रुपए कर दिया गया है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि दुनिया भर में कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद हमारे देश के नागरिकों से जो लूट चल रही है, इसको लेकर हम एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने भी राजेंद्र नगर और जनपथ में
पेट्रोल पंपों के पास अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने पेट्रोल व डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल में हो रहे प्रदर्शन में शामिल दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार यानी महंगाई की सरकार। कांग्रेस ने मांग की कि सेंट्रल ड्यूटी वापस से 9 रुपए की जाए। दावा किया गया कि ऐसा हो जाए तो डीजल पेट्रोल पर प्रति लीटर 25-25 रुपए कम हो जाएंगे। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के लगभग 100 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारी बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। गांधीनगर में गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने वडोदरा में प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनोखा प्रदर्शन करते हुए रस्सी के सहारे एक कार को रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जन्मदिन पर लालू यादव ने दिया पार्टी नेताओं को मंत्र, चिंता मत करिए, जल्द गिरेगी बिहार की एनडीए सरकार। जी हां दोस्तों, अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को मैसेज दिया है। दिल्ली में मौजूद लालू यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा, चिंता मत करो, बिहार की एनडीए सरकार जल्द ही गिरने वाली है। लालू ने आरजेडी के चुनिंदा नेताओं से मुलाकात की और उन्हें आगे का मंत्र दिया। दिल्ली में शुक्रवार को लालू यादव से मिलकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देने आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक पहुंचे। पार्टी सुप्रीमो से मिलकर जब बाहर निकले तो मीडिया ने पूछा कि लालू यादव ने क्या मैसेज दिया है। श्याम रजक ने कहा कि लालू यादव ने कहा है कि जनता के मुद्दों को लेकर आरजेडी के नेताओं को लगातार एक्टिव रहना है। बिहार में नीतीश कुमार के राज में जनता त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं कार्यकर्ताओं को जनता के लिए संघर्ष में लगे रहना है। लालू यादव से मिलने के बाद श्याम रजक ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार जल्द गिरने वाली है। हालांकि लालू यादव कोई जोड़ तोड़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन एनडीए में जो आंतरिक घमासान मचा है उससे सरकार के ज्यादा दिन चलने की कोई संभावना नहीं है। श्याम रजक ने कहा कि लालू जी हर घटनाक्रम पर नजर बनाकर रख रहे हैं, लेकिन वे कोई जोड़ तोड़ नहीं कर रहे हैं। लालू यादव का स्पष्ट मानना है कि बिहार की सरकार अपने अंतर्कलह के कारण खुद गिरने वाली है। बीजेपी जेडीयू में टकराव चल रहा है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के तेवर जग जाहिर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया ने भाजपा को बताया भारतीय झगड़ा पार्टी, केंद्र पर लगाए गई गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच सियासी तकरार जारी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। शुक्रवार को उन्होंने कुछ राज्य सरकारों की सहायता करने के बजाय उन्हें अपशब्द कहने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा को भारतीय झगड़ा पार्टी तक बता दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर केंद्र की आपत्ति को लेकर कहा कि भाजपा भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। उन्होंने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, केंद्र के पास कुछ राज्य सरकारों को भला बुरा कहने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। पूरी केंद्र सरकार और भाजपा 3-4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निशाना बना रही है। केंद्र बस तभी काम करता है जब उच्चतम न्यायालय उसे फटकार लगाता है। सिसोदिया ने आगे कहा कि लोग ऐसी सरकार से तंग आ चुके हैं जो केवल राज्य सरकारों को अपशब्द कहती है। उन्होंने कहा, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, न कि भारतीय झगड़ा पार्टी को। कृपया भारतीय झगड़ा पार्टी ना बने। उन्हें राज्य सरकारों के साथ काम करना चाहिए। उन्हें राज्य सरकारों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह गैर भाजपा सरकारों को लगातार परेशान कर रही है। उन्हें राष्ट्र निर्माण में राज्य सरकार की पहलों का समर्थन करना चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच वैक्सीन की कमी से लेकर कई मुद्दों पर लगातार टकराव देखा गया। दिल्ली सरकार लगातार केंद्र की भूमिका और जिम्मेदारियों को लेकर सवाल उठा रही है। इसी को लेकर मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर हमला बोला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। घर का लड़का घर वापस आया है। मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी पर बोली ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बड़े नेता मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस में वापस चले आए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सांसद अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। इस संबंध में ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ मुकुल रॉय भी मौजूद रहे। ममता ने कहा कि बीजेपी में बहुत ज्यादा शोषण है, वहां लोगों का रहना मुश्किल है। बीजेपी सामान्य लोगों की पार्टी नहीं है। ममता ने कहा कि मुकुल घर का लड़का है, उसकी वापसी हुई है। मेरा मुकुल के साथ कोई मतभेद नहीं है। सीएम ममता ने कहा कि जिन्होंने टीएमसी के साथ गद्दारी की है उनको पार्टी में नहीं लेंगे, बाकी लोग पार्टी में आ सकते हैं। इस दौरान मुकुल रॉय ने कहा कि मैं बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आया हूं। अभी बंगाल में जो स्थिति है उस स्थिति में कोई बीजेपी में नहीं रहेगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मिली बड़ी जीत के बाद कई पुराने सहयोगी टीएमसी में वापस आना चाहते हैं। इसमें मुकुल रॉय का नाम सबसे ऊपर था। मुकुल रॉय बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते कद से बेचैन बताए जा रहे थे। यही वजह है कि वह अपनी पुरानी पार्टी में वापस लौटना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक मुकुल रॉय ने कृष्णनगर उत्तर सीट से इस्तीफा देने की पेशकश की है। वह यहां से जीते हैं, विधायक हैं। मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय यहां से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पिछले एक हफ्ते में मुकुल रॉय ने ममता बनर्जी से फोन पर 4 बार बात की। चुनाव से पहले की
चुनाव से पहले ही मुकुल टीएमसी में आना चाहते थे। दरअसल मुकुल को पहले दिलीप घोष से दिक्कत थी। ज्वाइन करने के बाद उन्हें पार्टी ऑफिस में जगह नहीं मिली। कैलाश विजयवर्गीय मुकुल के गुरु थे। बीजेपी ने कैलाश को बंगाल से दूर कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर पीछे केवल भारत हटा है, चीन तो आगे ही बढ़ा है। बीजेपी सांसद ने सरकार के दावे पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार केंद्र सरकार को आंतरिक सुरक्षा और विदेशी मुद्दों को लेकर घेरते रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने हाल ही में मोदी सरकार को चीन की चालबाजी को लेकर सतर्क रहने की नसीहत दी थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और एलओसी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी स्वामी काफी मुखर रहे हैं। इस बीच लद्दाख स्थित एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव कम न होने का दावा करने वाली एक रिपोर्ट पर स्वामी ने कहा कि उन्हें महसूस हो रहा है कि टकराव वाली जगह से सिर्फ भारत ही पीछे हटा, जबकि चीन आगे बढ़ गया। दरअसल ट्विटर पर एक यूजर ने सुब्रमण्यम स्वामी को टैग करते हुए कहा, टकराव के 1 साल बाद भी भारत और चीन को अपने तनावों को कम करना है। यूजर ने ट्वीट में एक रिपोर्ट भी शेयर की जिसमें कहा गया कि लद्दाख स्थित एलओसी पर दोनों देशों के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसे लेकर ही सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सच में विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया था कि सभी वापसी हो चुकी है। अब मुझे महसूस हो रहा है कि सिर्फ भारत ने ही वापसी की, जबकि चीन और आगे बढ़ गया। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी लगातार केंद्र सरकार से चीन पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील करते रहे हैं। उन्होंने पिछले महीने ही कहा था कि चीन भारत और भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है। ऐसे में डरपोक बनकर चीन को जवाब नहीं दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके कुछ दिन बाद उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा था कि इस सरकार में किसी ने चीन की तरफ से लद्दाख में भारतीय जमीन घेरे जाने और इस हरकत को रोक पाने में नाकाम रहने की जिम्मेदारी भी नहीं ली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, महंगाई तोड़ रही है कमर। बीजेपी पर अखिलेश ने फिर कसे तंज। जानिए क्या लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बेकार और बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है और महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि व्यापार, कारोबार, दुकानदारी, कारीगरी सब ठप्प है, लेकिन बीजेपी बंदर बांट में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से जनता को कोई उम्मीद भी नहीं है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले भी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तंज भरा एक ट्वीट किया था। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा था कि यूपी की सत्ता केंद्र के हाथों में है। वहीं सीएम योगी के दिल्ली जाने की बात पर भी अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी के अंदर खाने में घमासान छिड़ा है। बता दें, अखिलेश यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार निशाना साधते रहे हैं। वहीं किसानों को लेकर भी अखिलेश ने भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का शासन किसानों के लिए विनाशकारी साबित हुआ है। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को लेकर कहा कि इन 3 कानूनों के जरिए बीजेपी सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की तैयारी कर रही है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी सरकार को किसानों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बीजेपी को किसान विरोधी सरकार कहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सेंट्रल विस्टा का काम रुकवाने की मांग का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ने कर दिया था खारिज। जी हां दोस्तों, सेंट्रल विस्टा के निर्माण को रोके जाने की याचिका को खारिज करते हुए की गई टिप्पणी और लगाए गए अर्थदंड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई है। मूल याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हुई थी, जिसमें दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा के निर्माण की परियोजना को रोके जाने की मांग की गई थी। इस परियोजना के तहत दिल्ली में नए संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास इत्यादि का निर्माण हो रहा है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता अन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी की याचिका को किसी अन्य मकसद से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था और दोनों पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया था। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष न्यायालय में अपनी अपील में कहा है कि हाईकोर्ट में दायर उनकी याचिका पूरी तरह जन सुरक्षा के दृष्टिगत थी, लेकिन उसके उद्देश्य को समझा नहीं गया और न ही कोई जांच कराई गई। इस परियोजना को इसलिए रोकने की मांग की गई थी क्योंकि उसमें सुरक्षा के मानदंडों का पालन नहीं हो रहा था। वहां पर कोरोना संक्रमण से बचाव और उसे फैलने से रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए थे। वहां काम करने वाले कर्मियों के लिए कोई खास इंतजाम नहीं थे। इस याचिका को दायर करने वाले नितिन सलूजा ने कहा है कि याचिका को खारिज करते हुए की गई टिप्पणियों से उन्हें और याचिकाकर्ताओं को दुख हुआ है। सेंट्रल विस्टा परियोजना का कार्य रुकवाने की उनकी मांग का कोई गलत उद्देश्य नहीं था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शरद पवार ने दिया बड़ा बयान, कहा आगामी चुनाव एनसीपी और शिवसेना मिलकर लड़ेंगे, याद दिलाया बाल ठाकरे का वादा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी न केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि आगामी चुनाव भी शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने शिवसेना की तारीफ करते हुए कहा कि उस पर विश्वास किया जा सकता है। राजनीतिक उनके बयानों के गहरे सियासी मायने निकाल रहे हैं। शरद पवार ने आज पार्टी के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के
कार्यकर्ताओं के साथ फेसबुक पर जुड़कर उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 3 दलों ने मिलकर इस सरकार का गठन किया है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ लोग सरकार के भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं जिनके कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर काम करने पर किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। पवार ने कहा, लेकिन शिवसेना ऐसा दल है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। बाला साहेब ठाकरे ने इंदिरा गांधी के प्रति अपने वचन का सम्मान किया था। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अगले लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। एनसीपी नेता ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण ही पार्टी आज इतना लंबा सफर पूरा करने के बाद अपना 22वां स्थापना दिवस मना रही है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र कोविड की समस्या से छुटकारा पा रहे हैं। उन्होंने शिवसेना के शिव भोजन थाली योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे लोग मराठा आरक्षण और अन्य पिछड़े वर्ग की समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमें स्थानीय स्व सरकारी निकायों में मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण की समस्याओं को हल करना होगा। सत्ता को और अधिक हाथों में जाना चाहिए। सत्ता एक स्थान पर रहने से भ्रष्ट हो जाती है। यदि सत्ता भ्रष्ट नहीं होना चाहती है तो उसे अधिक लोगों के पास जाना चाहिए। समाज के हर वर्ग को यह महसूस करना चाहिए कि हम सत्ता के हिस्सेदार। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।